सर स्टार्ट कर दीजिए, हो गया टाइम। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने लास्ट क्लास में, है ना, वॉइस क्लियर है? चलिए ठीक है। लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था FeSO4 को और फेरिक ऑक्साइड को। अब आप हेडिंग डालना, जो थर्ड आयरन का कंपाउंड होगा इट इज FeO, है ना, FeO। और ये ब्लैक कलर का होता है बेटा, FeO। ठीक है, FeO। सबसे पहले इसमें प्रिपरेशन कर लेते हैं। प्रिपरेशन देखो, अगर मैं आयरन ऑक्सलेट FeC2O4, है ना, इसको हीट करूं इन एब्सेंस ऑफ एयर, अगर मैं एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करूंगा FeC2O4 को, तो FeO बनेगा प्लस CO प्लस CO2, है ना। दोनों गैस होंगी, ये सॉलिड फॉर्म होगा। और कैसे कलर का होता है बेटा? ब्लैक, आयरन ऑक्साइड। तो प्रिपरेशन में बस एक ही प्रिपरेशन याद रखना है। अच्छा, अब ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुआ, ये चीज देख लो। Fe ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। और यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो हमने यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ एयर लिया, एक तो O2 नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, दूसरा साथ में देखो CO निकल रहा है। CO एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, है ना। एक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में आयरन Fe2+ से +3 में नहीं जा सकता। ठीक है, तो इससे हमने पहले देखा था कि अगर हम FeSO4 को हीट करते हैं, आयरन सल्फेट को हीट करते हैं, तो Fe2O3 बनता है +3 वाला, क्योंकि वहां पर SO3 ऑक्सीडाइजिंग था। लेकिन FeC2O4 आयरन ऑक्सिलेट को अगर हम हीट करेंगे तो FeO बनेगा बेटा +2 ऑक्सीजन स्टेट का। ठीक है, इसमें एक तो हो गया प्रिपरेशन, दूसरा, है ना, अपन प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टीज इस पे नोट करना। इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, it is stable at high temperature and disproportionate and, है ना, ऐसा लिखना, and on cooling it slowly disproportionates into Fe3O4 and Fe। मतलब देखे कि अगर आप FeO को कूल करेंगे, हॉट टेम्परेचर से ठंडा करेंगे इसको, तो ये Fe3O4 प्लस Fe में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, Fe3O4 प्लस Fe में डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है। नोट डाउन करते जाए। हाँ, इजिली ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए अपन ने इन एब्सेंस ऑफ एयर लिया हुआ है बेटा, है ना। इजिली ऑक्सीडाइज होगा इसलिए अपन ने इन एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एयर लूंगा तो ये Fe+2 से +3 में Fe2O3 बन जाएगा। कंप्लीटेड? ठीक है, नोट डाउन कर लिया, कंप्लीट। रफ कर दो, मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ बेटा।
अब आप हेडिंग डालिएगा, जो फोर्थ है इट इज फेरिक क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है जेई में। फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड है ना, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला होगा FeCl3, फेरिक क्लोराइड, FeCl3, फेरिक क्लोराइड है ना, FeCl3। तो वही सबसे पहले तो हमें प्रिपरेशन पढ़ना है। अच्छा, इसमें अब मैं दो पार्ट ले रहा हूं। ए पार्ट हम बनाना सीखेंगे पहले तो एनहाइड्रस FeCl3 है ना, एनहाइड्रस FeCl3। मतलब कि वाटर नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है बेटा। जैसे ही वाटर होगा, वाटर के है ना, वाटर को क्रिस्टलाइन फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमें एनहाइड्रस FeCl3 बनाना है, ठीक है। टोटल ये रफ कर दूं क्या, टोटल रफ कर दूं मैं, ठीक है। चलो देखें, पहला हम एनहाइड्रस FeCl3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा। तो इसमें फर्स्ट है कि अगर आप FeCl2 जो कि एनहाइड्रस लिया हुआ है, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, प्लस इसको अगर हम O2 की प्रेजेंस में हीट करें तो ये Fe2O3 पे कन्वर्ट होता है, प्लस FeCl3 बनाता है। तो एक तो हम FeCl3 ऐसे बना सकते हैं। दूसरा जो पूछा गया था जेई में, है ना, बाय हीटिंग metallic iron, by heating metallic iron in presence of ड्राई क्लोरीन गैस, है ना, ड्राई क्लोरीन गैस। मतलब आपको आयरन लेना है, मेटेलिक आयरन, और इसको Cl2 के साथ हीट करना है बेटा। Cl2 कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, मतलब वाटर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो हीट करेंगे बेटा, भाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, Fe3+ में लेके जाएगा, है ना, Fe3+ मतलब FeCl3 बनेगा, और ये कैसा होगा, एनहाइड्रस होगा, एनहाइड्रस होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि जब हम आयरन, स्क्रैप आयरन ले लो आप, मेटेलिक आयरन ले लो, और उसको ड्राई क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में हीट करो, तो एनहाइड्रस FeCl3 बनता है विदाउट वाटर, by heating metallic iron in presence of dry chlorine gas, by heating metallic iron in presence of dry chlorine gas, है ना। दूसरा, पहला क्या था कि O2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे, O2 के साथ हीट करेंगे FeCl2 को, O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो एक तो Fe2O3 बनेगा, दूसरा FeCl3 बनेगा, ठीक है। नोट डाउन करें। नहीं बेटा, इसमें केवल FeCl3 फॉर्म होगा, FeCl2 नहीं बनेगा, है ना। आप चाहो तो ऐसे बैलेंस कर सकते हो, 2Fe, 3Cl2, 2FeCl3, एनहाइड्रस। Cl2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe को उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएगा। एनहाइड्रस FeCl3 को फॉर्म करने के लिए हमें मेटेलिक आयरन को ड्राई क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराना होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करो, फिर मैं रफ करूंगा बेटा। बस इसी तरह से प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस हैं जो थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे बेटा, है ना। और एज इट इज नोट से जो अपन लिख रहे हैं ना, इसी से क्वेश्चन आ जाता है, कोई ट्विस्ट नहीं होगा यहाँ डी ब्लॉक में। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है
ये थोड़ा सा अगर आपने रिवीजन कर लिया तो ये क्वेश्चन आसानी के साथ बन जाएंगे आप। ठीक है, कंप्लीटेड। चलिए ठीक है, मैं कंप्लीटली रफ कर रहा हूँ बेटा। अब आप इसमें लिखना बी पार्ट हाइड्रेटेड FeCl3 है ना। पहला हमने बनाया एनहाइड्रस FeCl3, दूसरा हो जाएगा बेटा हाइड्रेटेड FeCl3। हाइड्रेटेड FeCl3 देखो, जैसे अगर मैं FeOH होल ट्वाइस ले लूं आयरन ऑक्साइड और इसकी रिएक्शन HCl से कर दूं, है ना, HCl एक्वस ले लिया मान लो, तो क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा और FeCl3 है ना प्लस वाटर रहेगा, तो ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, मतलब हाइड्रेटेड FeCl3 होगा। और मैं क्या करा सकता हूँ बेटा, Fe को अगर HCl के साथ ट्रीट किया जाए तब क्या होगा, है ना, या Fe2O3 ले लें, इसको HCl के साथ ट्रीट कर दो, है ना, HCl के साथ ट्रीट करोगे तब भी क्या बनेगा बेटा, FeCl3 प्लस वाटर, क्योंकि Fe2O3 का नेचर कैसा होगा, यहाँ पर बेसिक होगा, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं अभी। तो Fe2O3 प्लस HCl भी क्या देगा बेटा, FeCl3। इसके अलावा आयरन कार्बोनेट की रिएक्शन करा सकते हो आप HCl के साथ, Fe2CO3 होल थ्राइस HCl के साथ, है ना, तो क्या बनेगा, FeCl3 प्लस H2O प्लस CO2 निकल जाती है जब कार्बोनेट की हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, जब किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो CO2 गैस रिलीज होती है, बेसिक रिएक्शन है, 10th क्लास में पढ़ी हुई होती है रिएक्शन बेटा। फिर Fe की रिएक्शन, है ना, हम किससे करते हैं, HCl के साथ NCl2 के प्रेजेंस में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, HCl के साथ करेंगे एक्वस, तो FeCl3 बनेगा, FeCl3 बनेगा, ठीक है, FeCl3 बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी, Fe प्लस HCl प्लस Cl2, है ना, FeCl3 प्लस H2, तो ये रिएक्शन है। अब इसमें एक नोट पॉइंट लिखना, देखो ये जितने भी एक्वस हुए अगर मैं इनको क्रिस्टलाइज कर दूं तो ये क्रिस्टलाइज होगा और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो हाइड्रेटेड कंपाउंड है वो होता है FeCl3.6H2O, FeCl3.6H2O, ठीक है। तो आप नोट करना क्या कि ऑल above प्रोडक्ट, है ना, ऑन क्रिस्टलाइजेशन gives FeCl3.6H2O, FeCl3.6H2। जितने भी ये एक्वस प्रोडक्ट आए FeCl3 एक्वस में, उनको क्या करना है बेटा, हीट करना है, क्रिस्टलाइज करना है, तो FeCl3.6H2O, है ना, हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। मतलब यहाँ पर आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके साथ 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। ठीक है, नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, कंप्लीटेड। इसके बाद
नेक्स्ट अब हेडिंग डालना बेटा प्रॉपर्टीज। तो प्रिपरेशन मेथड बहुत इजी है। हाइड्रेटेड में तो है ना, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले लो, एसिड का सॉल्यूशन ले लो और ट्रीट करा दो आयरन के ऑक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, कार्बोनेट के साथ, या केवल FeO ले लो तब भी HClCl2 है ना। अगर हम आयरन को ड्राई क्लोरीन गैस से ही करते हैं तब FeCl3 एनहाइड्रस बनता है, लेकिन अगर HCl होगा तो फिर है ना H2 गैस भी रिलीज होगी और FeCl3 एक्वस होगा, सॉल्यूशन होगा। तो जितने भी ये एक्वस सॉल्यूशंस हैं, इन सॉल्यूशंस को आप क्रिस्टलाइज कर दीजिए, FeCl3.6H2 बनेगा। ठीक है, रफ कर रहा हूं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, और इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करें। फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करें, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड is dark black solid. Anhydrous ferric chloride is dark black solid. Anhydrous ferric chloride is dark black solid. ठीक है, किसकी बात कही मैंने, जब एनहाइड्रस होगा। I am repeating, anhydrous ferric chloride is dark black solid, while hydrated salt FeCl3.6H2O is yellowish brown, while hydrated salt FeCl3.6H2O is yellowish brown deliquescent crystalline solid. Deliquescent crystalline solid. I am repeating, while hydrated salt FeCl3.6H2O is yellowish brown deliquescent crystalline solid. Deliquescent crystalline solid. इस deliquescent वर्ड का मीनिंग जानते हैं बेटा? Deliquescent ये वाटर को एब्जॉर्ब करके उसी में डिसॉल्व भी हो जाता है। जैसे कॉफी होती है, कॉफी या बॉर्नवीटा, ये आप रेनी सीजन में अगर इसका डिब्बा खुला छोड़ दो तो आपने देखा होगा सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड मास में चिपचिपा हो जाएगा और सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज कॉफी के साथ होती है, सेम चीज बॉर्नवीटा के साथ होती है। तो ये कैसे सब्सटेंस है? डीलिक्विसेंट है। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। लेकिन डीलिक्विसेंट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और उसमें डिसॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा जो रियल लाइफ एग्जांपल है डीलिक्विसेंट कंपाउंड्स का, वो क्या है? कॉफी या बॉर्नवीटा। ठीक है, NaCl भी होता है। NaCl मतलब एक्चुअल में NaCl इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक, उसमें जो इंप्योरिटी होती है MgCl2 की, MgCl2.2H2O बना सकता है। ठीक है, तो डीलिक्विसेंट FeCl3.6H2O, इसको आप खुला रख देंगे तुरंत वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस कलर का होता है? हाँ, रिपीट कर देता हूं मैं, रिपीट। देखिए, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड is dark black solid. Anhydrous ferric chloride is dark black solid, while hydrated salt FeCl3.6H2O is yellowish brown, while hydrated salt FeCl3.6H2O is yellowish brown deliquescent crystalline solid. Deliquescent crystalline solid. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, सेकेंड पॉइंट, both are soluble in water and ether. Both are soluble in water and ether. Both are soluble in water and ether, forming solvated species। क्या क्या स्पीसीज बना सकते हैं बेटा?
FeCl3.6H2 को वाटर में डिसॉल्व करो FeCl3 को, तो FeCl3 है ना, जैसे वाटर में अगर मैंने डिसॉल्व किया तो ये FeH2O होल 4 Cl2Cl इस तरह की एक सॉल्युबल एंटिटी बनाएगा, सॉल्वेटेड स्पीसीज बनाएगा, जिससे ये डिसॉल्व हो जाएगा बेटा वाटर में। एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसमें केटाइन और एनाइन दोनों होंगे, जिसमें केटाइन और एनाइन दोनों होंगे, ठीक है, केटाइन और एनाइन दोनों होंगे। इसके अलावा है ना .2H2 भी लिख लेना। एंड अब जैसे ईथर लिया मैंने, ईथर मान लो कि है CH3OCH3, तो इसके पास लोन पेयर है और FeCl3 एज ए लुईस एसिड वर्क कर सकता है, तो यहां से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एक सॉल्वेटेड स्पीसीज बना देता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करके FeCl3 के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो सॉल्वेटेड स्पीसीज। तो ये दोनों ये है ना FeCl3 इज सॉल्युबल इन वाटर एंड ईथर, है ना, फॉर्मिंग सॉल्वेटेड स्पीसीज FeH2O हो, चाहे हाइड्रेटेड हो चाहे एनहाइड्रस हो, है ना, ये स्पीसीज बना के वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा FeH2O होल 5, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा इट सब्लाइम्स एज अ डाइमेरिक गैस एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअल में जब अगर हम FeCl3 को हीट कर देना, हीट करें 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये Fe2Cl6 बना लेता है गैस, Fe2Cl6। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर बता सकते हो आसानी के साथ। देखिए Fe, एक Cl यहां पर है, दूसरा Cl यहां पर है, फिर तीसरा Cl होगा, फिर मैं एक Fe ले रहा हूं, Cl और Cl, ये तो AlCl3 जैसा स्ट्रक्चर हो गया कि ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि Fe पे वेकेंट d ऑर्बिटल्स होंगे। तो इस तरह से ये हेक्सा, ये है ना 4 बॉन्ड्स, यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बना के स्पीसीज बनाएगा Fe, है ना, और Fe2Cl6 गैस डायमेरिक गैस होगी और ये सबलाइम करने लगेगा। मतलब FeCl3 सॉलिड है, उसको हीट किया हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, गैस होगी डायमेरिक गैस, डायमेरिक गैस Fe2Cl6। फॉर्मूला स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि 2 क्लोरीन, है ना, किस तरह से होंगे बेटा, बॉन्ड बना रहे होंगे। अब इसमें मुझे बताओ, जो ये वाला बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंपल। ये वाला जो बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये है ना, यहाँ पर कितने सेंटर हैं बेटा, 1 2 3, 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा? ये वाला बॉन्ड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, ये वाला भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। ऐसे कितने बॉन्ड होंगे, तो ऐसे 2 बॉन्ड होंगे, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लेना बेटा, स्ट्रक्चर भी बनाना, और ये चीज समझ में आ गई नहीं तो बताओ मुझे, यहाँ पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे आ रहा है। ये वाला, ये तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है ये वाला, बट ये ब्रिज बॉन्ड जो है, ब्रिज बॉन्ड 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, नोट करें प्रॉपर्टी को। थ्री सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से अलग होते हैं। एक तो होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो कि B2S6 में मिलता है, और AlCl3 में या FeCl3 में होता है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको आपने वहां भी यूज किया होगा जब आपने NCC बनाया होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। बताओ बेटा, ऑर्गेनिक में Hg2+ एज अ प्रोमोटर यूज करते हैं जब एल्काइन की रिएक्शन में, हाँ बनाना बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं, तो वहां पर आपने Hg2+ को एज अ प्रोमोटर लिया होगा, जो एल्कीन
एल्काइन को एल्कीन को कन्वर्ट करने में यूज करते हैं अपन, Hg2+ लेता है। तो Hg2+ जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाता है, वहां पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, तो वहां पर भी कौन सा बॉन्ड बनता है? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। इसको बनाना बॉन्ड भी कह सकते हो, ब्रिज बॉन्ड भी कह सकते हो। ठीक है, ब्रिज बॉन्ड भी कहलाएगा ये, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं बेटा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। एक मिनट में सेकंड पॉइंट की इक्वेशन बता रहा हूँ। देखो बेटा, सेकंड पॉइंट की इक्वेशन क्या है? FeH2O होल 4 Cl2, फिर यहाँ Cl होगा डॉट 2H2O एंड CH3O FeCl3, यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिएगा। मतलब ईथर जो है वो लोन पेयर को डोनेट करके इसको स्टेबल कर देगा, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर Fe3+ के फॉर्म में स्टेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में डिसॉल्व होता है, और यहाँ पर है ना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सॉल्वेटेड स्पीसीज बना के ये डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, ओर्स के नाम देखो, कुछ एक्स्ट्रा तो करने पड़ेंगे बेटा, कुछ एक्स्ट्रा आपको जो CRQ में वो करने पड़ेंगे, क्योंकि मेंस में आपने जैसे देखा होगा कि मेंस में जो क्वेश्चंस हैं उस पर काफी ज्यादा दिए गए हैं बेटा। अच्छा, ये एक Cl अंदर एक बाहर क्यों है बेटा? ये तो कोऑर्डिनेशन में ही समझ पाओगे आप। एक्चुअल में Fe का जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, 6। यहाँ पर 6 ही सराउंड में लिगेंड आ सकते हैं, 6, 4 वाटर और 2 क्लोरीन। ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका, अभी फिलहाल याद रख लो। कोऑर्डिनेशन यहाँ क्लियर हो जाएगा कि ये इस Cl का क्या रोल है, इस Cl का क्या रोल है। ये आयनाइज होगा तो कितने आयन देगा। इवन आपने जैसे आई निकालना सीखा होगा बेटा, वांट ऑफ फैक्टर, वहां पर तो ध्यान दिया होगा ना कि कितने आयंस में ये टूटेगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए आई निकाला है, वांट ऑफ फैक्टर। क्वेश्चन तो है पैकेज में। ओके, इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखना बेटा, अगर आप FeCl3 एनहाइड्रस ले लो, है ना, और इसको हीट करो एनहाइड्रस को, तो हाई हीट है ना, हाई टेम्परेचर हम लेंगे, तो ये ब्रेक डाउन होके FeCl2 प्लस Cl2 देगा, +2 में आ जाएगा, है ना। और अगर मैं हाइड्रेटेड ले लूं, FeCl3.6H2O, और इसको अगर हीट करें हाइड्रेटेड, ठीक है, तो हाइड्रेटेड FeCl3.6H2 को हीट करने पर, क्योंकि वाटर है तो यहां ऑक्साइड बनता है Fe2O3 प्लस HCl। ठीक है, Fe2O3 सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड को हीट करने पर एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड नहीं बनता, और यही जेई में एक बार पूछा जा चुका है बेटा, है ना। याद रखिएगा, Fe2O3 प्लस HCl प्लस वाटर, जब हम हाइड्रेटेड FeCl3.6H2 को हीट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बनेगा, तो कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होगा हाइड्रेटेड। इसलिए हमें जब भी एनहाइड्रस FeCl3 बनाना है तो सिंपल सा मेथड है कि आयरन को ड्राई क्लोरीन में हीट करो।
ठीक है, ऐसे नहीं कि हाइड्रेटेड को लिया, हीट कर दिया तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग कर दिया और ये क्या बन गया FeCl3। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर है तो पहले ये हाइड्रोक्साइड में जाएगा, हीट करेंगे तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है ये नोट करो। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा, है ना। इट्स एक्वस सॉल्यूशन is its aqueous solution is acidic due to hydrolysis. Its aqueous solution is acidic due to hydrolysis. देखिए ध्यान देना बेटा कि जो कॉम्प्लेक्स था वो क्या था, FeS2O होल 4 Cl2, है ना। FeS2O होल 4 Cl2, नहीं इस तरह से, FeS2O होल 6 3 प्लस है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब मैंने इसको वाटर से ट्रीट किया, तो एक्चुअल में वाटर यहाँ बेस की तरह काम करेगा और इसको OH माइनस देगा, तो क्या हुआ, FeS2O5 OH, ठीक है, 2 प्लस H प्लस मिलेगा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक, क्योंकि H प्लस रिलीज कर रहा है। किसका H प्लस रिलीज करा रहा है, वाटर का, क्यों, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, नोट करना है इसको। ये एसिड की तरह वेव करेगा यहाँ पर और ये बेस की तरह OH माइनस डोनेट करेगा जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा। देखो चार्ज क्यों कम हो गया, यहाँ पर Fe3 प्लस ऑक्सीजन स्टेट में था, यहाँ भी Fe+3 ऑक्सीजन स्टेट में है, लेकिन OH माइनस अंदर आया तो OH माइनस और ये, तो मुझे एक चार्ज कम करना पड़ेगा, मतलब +2 हो जाएगा। और H प्लस रिलीज हुआ, मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसलिए सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो मैं बोल सकता हूँ कि इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, its aqueous solution is acidic due to hydrolysis। ठीक है, कंप्लीट नोट करें। नोट डाउन कर लो बेटा, फिर आप इसमें लास्ट प्रॉपर्टी लिखना। ये Fe3 प्लस में है, वापस आएगा Fe2 प्लस के अंदर, तो नेचर कैसा होगा बेटा, है ना, ऑक्सीडाइजिंग। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, है ना, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखें सेवेंथ पॉइंट क्या लिखेंगे, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, Fe2 प्लस है, मतलब इसका प्रोडक्ट तो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस होगा, बाकी सबको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे एक पहली इक्वेशन ली मैंने कि FeCl3 की रिएक्शन करा दी SnCl2 के साथ, है ना। अब हमें पता है कि ये तो आ जाएगा Fe2 में और इसको कन्वर्ट कर देगा +4 में, तो SnCl4 बन जाएगा। बताइए, FeCl3 प्लस SnCl2, FeCl2 प्लस SnCl4, ठीक है। दूसरा मैं किसके साथ रिएक्शन करा सकता हूँ बेटा, ऑक्सीडाइजिंग, जैसे FeCl3 प्लस H2S ले लिया, है ना,
अब ये किस में ऑक्सीडाइज होता है बेटा? सल्फर में, और रिड्यूस होगा FeCl2 में। तो क्या बनेगा? देखो FeCl2 बना प्लस सल्फर बना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन, तो HCl फॉर्म होगा। तो H2S रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क किया और ये ऑक्सीडाइज एजेंट की जैसे वर्क किया। ठीक है। FeCl3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 प्लस H2O, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। FeCl3 प्लस SO2 प्लस वाटर, तो SO2 किस में जाता है बेटा? SO4 में जाता है ना। SO2 किस में जाता है? SO4 में। तो यहाँ पर फॉर्म होगा FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl। इसी तरह से एक और रिएक्शन हम ले सकते हैं, FeCl3 प्लस Ki। अब I माइनस है तो I माइनस बेटा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, तो I माइनस I2 में चला जाएगा, मतलब FeCl2 प्लस I2 प्लस KCl, FeCl2 प्लस I2 प्लस KCl। तो इसमें इन सभी में FeCl3 की जो प्रॉपर्टी है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ये आयरन के कंपाउंड्स थे जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक तो आयरन सल्फेट और दूसरा आयरन का क्लोराइड FeCl3 फेरिक क्लोराइड। ठीक है। नोट करें। रफ कर दे बेटा। ठीक है। ओके, तो आयरन के कंपाउंड्स क्या होता है? हेडिंग डालना बेटा, कंपाउंड्स ऑफ कॉपर। कंपाउंड्स ऑफ कॉपर। कंपाउंड्स ऑफ कॉपर है ना। इसमें पहला कंपाउंड होगा आपका CuO, कॉपर ऑक्साइड है ना। CuO, इसको हम कॉपर कितना हो जाएगा बेटा? सेकेंड ऑक्साइड हो जाएगा ये। क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो आप, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है। ठीक है। तो पहला हेडिंग लिखना प्रिपरेशन। देखो फर्स्ट तो बहुत आसान सी है, मैलेकाइट याद होगा आपको। मैलेकाइट CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, ये ओर था कॉपर का मैलेकाइट। इसको अगर आप हीट कर दो तो ये हाइड्रोक्साइड भी कॉपर में कन्वर्ट होगा, ये ब्रेक करेगा, CO2 गैस देगा, ये वाटर देगा, तो CuO बनेगा बेटा सॉलिड, प्लस H2O निकलेगा, प्लस CO2 गैस निकलेगी। ठीक है। तो मैलेकाइट ओर को अगर हम हीट करें, मैलेकाइट ओर को अगर हम हीट करें, ठीक है, तो क्या करना होगा अपन को? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कैल्सिनेशन कराना है, कैल्सिनेशन करना है। तो मैलिकाइट ओर का कैल्सिनेशन करने पर हमें CuO मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रिपरेशन मेथड क्या है कि अगर आप कॉपर को O2 के साथ रिएक्ट करा दो, कॉपर सॉलिड ले लो, O2 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CuO बन जाएगा सॉलिड। या आप एक काम और कर सकते हो इसमें कि Cu2O ले लो, Cu2O सॉलिड, और O2 के साथ रिएक्ट किया तब भी CuO बनेगा। यहाँ पर कॉपर 0 और यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में चला जाएगा। ठीक है।
तो ये तो हो गया मेलिकाइट और का कैल्सिनेशन करने पर मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लूं और इसको हीट करूं तो डिहाइड्रेशन होगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड बनेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ मेथड है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट देखो, हीट करो, कॉपर नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 गैस रिलीज होगी प्लस O2 गैस रिलीज होगी, है ना। नाइट्रेट की हीटिंग पता होगी बेटा। नाइट्रेट को जब भी हम हीट करते हैं तो NO2 और O2 होता है, केवल किसको छोड़ दो, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को छोड़ दो। कॉपर नाइट्रेट को हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, चाहो तो टेम्परेचर लिख लो, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है ये। टेम्परेचर याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती। नाइट्रेट की हीटिंग याद है ना बेटा, नाइट्रेट की हीटिंग, लिथियम नाइट्रेट को हीट किया तो ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा। कब कब O2 नहीं बनता, कब NO2 नहीं बनता, तो सोडियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम में और सीजियम में जब हम हीट करते हैं तो नाइट्राइट प्लस O2 निकलता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी मेटल नाइट्रेट हो, जब हम हीट करते हैं तो ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनता है। ठीक है। एस ब्लॉक में पढ़ा होगा आपने एनामुलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनामुलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, तो लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पर सोडियम ऑक्साइड नहीं बनता, सोडियम नाइट्राइट बनता है प्लस O2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन मेथड हो जाएंगे। प्रिपरेशन मेथड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड, चलिए तो नोट कर लिया बेटा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम यहाँ पर हीट कर रहे होते हैं ना, तो टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। क्यों, वो अभी प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। क्योंकि ये खुद रिवर्स हो जाएगा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, रिएक्शन बेटा, है ना। 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्रेक कर जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो आई होप नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करूं। आप हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज, है ना। हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कॉपर ऑक्साइड Cu2 होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कॉपर ऑक्साइड CuO इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल है वाटर में ये। ओके, दूसरा, इट readily dissolves in dilute acids, है ना। ये बहुत आसानी के साथ डाइल्यूट एसिड्स में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे आपने कॉपर ऑक्साइड को डिसॉल्व किया डाइल्यूट H2SO4 में, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, है ना, +2 ऑक्सीजन स्टेट में, प्लस प्लस कॉपर सल्फेट +2 ऑक्सीजन स्टेट प्लस H2 गैस, नहीं वाटर, है ना। कॉपर सल्फेट प्लस वाटर फॉर्म होगा। इसके अलावा अगर आप CuO प्लस HCl को डाइल्यूट HCl के साथ रीड कर दें तो CuCl2 प्लस H2O बनेगा,
कॉपर ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट H2O4 CuSO4 है ना। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कॉपर नाइट्रेट प्लस प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इजिली डिजोल्व इन डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, इजिली डिजोल्व इन डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी बेटा इट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर आपने कॉपर ऑक्साइड को हीट करा, टेम्परेचर रखा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये Cu2O प्लस हाफ ऑफ O2 में या O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, इसलिए मैं हाफ ऑफ O2 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने 4Cu लिया तो 2Cu प्लस O2 बनेगा। ठीक है, इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम फॉर्म कर रहे थे तो फॉर्मेशन का टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कम ही टेम्परेचर रखेंगे, कम टेम्परेचर पर ये फॉर्म होगा। अच्छा, इसको हम रिड्यूस करा सकते हैं बेटा हाइड्रोजन से और है ना कार्बन से। इट इजिली रिड्यूस्ड टू कॉपर YH2 एंड है ना H2 और कार्बन। जैसे आपने कॉपर ऑक्साइड लिया और इसको H2 के साथ हीट किया तो कॉपर प्लस H2O रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर बनेगा। या कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट कर दो, हीट करना पड़ेगा तो कॉपर प्लस CO अलग हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है ये, नोट डाउन करें। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा इट इज कॉपर सल्फेट। इट इज कॉपर सल्फेट। इट इज कॉपर सल्फेट। H2 है ना, ये H2 होगा बेटा और कार्बन। नोट कर लिया क्या? चलिए ठीक है बेटा, फिर ऑफ कर रहा हूँ। अब आप इसका दूसरा कंपाउंड लिखना बेटा, कॉपर सल्फेट ना, कॉपर सल्फेट, कॉपर का दूसरा कंपाउंड, और ये होगा CuSO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4। देखो बेटा वही मेथड्स, प्रिपरेशन, अभी अभी जैसे पहली रिएक्शन लिखी थी ना कॉपर ऑक्साइड वाली, कॉपर
पर ऑक्साइड को डाइल्यूट H2SO4 में ट्रीट करो तो CuSO4 बनेगा, है ना, प्लस H2। तो एक्वा सॉल्यूशन आएगा ये कॉपर सल्फेट का। फिर इसको क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करें तो एक्वस। कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लो बेसिक, है ना, और इसको डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करो, तब भी सेम रिएक्शन होगी। CuSO4 बनेगा, एक्वस है ना वाटर में, तो क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा। तो CuSO4.5H2 ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है, ब्लू क्रिस्टल्स, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, ब्लू बिट्रियल, है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू बिट्रियल। फिर कॉपर प्लस H2SO4 के साथ प्लस O2 के साथ, है ना, O2 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करके कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा, तो कॉपर CuSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस वाटर, ठीक है, CuSO4 प्लस वाटर, ये कमर्शियल मेथड है ना। और फोर्थ, अगर मैं स्क्रैप कॉपर ले लूं, स्क्रैप कॉपर, है ना, प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो क्या होगा बेटा, क्या रिएक्शन होगी स्क्रैप कॉपर की डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो हम यहां बोलेंगे कि नो रिएक्शन, है ना। इस सर ज्वाइन कर रहे हैं वापस दोबारा से, उनका डिस्कनेक्ट हो गया था।
हाँ बेटा, तो ये डायग्राम आपको बनाना है तो बनाइए, नहीं तो हम पहले भी देख चुके हैं। बस इसमें पॉइंट्स का याद रखने हैं कि Cu2+ के साथ कोऑर्डिनेशन में कितने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, है ना। एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, बाकी आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ये जरूरी है। बेटा कहाँ से क्या चीज री एक्सप्लेन करनी है अंशित? स्ट्रक्चर और रिएक्शंस। स्ट्रक्चर है ना, देखो स्ट्रक्चर में CuSO4.5H2 है, तो फोर वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 और 4, है ना। ये वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा कॉपर 2+ के पास, तो 4 बॉन्ड्स बन गए। अब एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखो बेटा, यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज है, इन पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ H बॉन्ड बना, और ये हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव O नेगेटिव, डेल पॉजिटिव O नेगेटिव, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल टोटली हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, प्लस बाहर सल्फेट होगा जो कि आयनाइज होगा इजिली, ठीक है। तो Cu2+ CuSO4 में CuH2O4 है ना, और SO4 होगा। चाहो तो इसका एक और तरीके से आप लिख सकते हो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे? CuH2O4, ठीक है, 2+, फिर SO4 2 नेगेटिव, तो चार्ज मैं न्यूट्रलाइज कर देता हूं, डॉट H2O। ये डॉट H2O किससे बॉन्डेड है? डॉट H2O बॉन्डेड है H बॉन्डिंग से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है, और इन दोनों के बीच में Cu2+ और SO4 के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम रफ करते हैं। बेटा नोट करें। कंप्लीट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना ना। हाँ अभी कर रहे हैं बेटा कन्वर्जन CuSO4 का, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है CuSO4 कन्वर्जन। एक बार मैं बोर्ड ड्रॉप कर दूं, फिर कन्वर्जन पे ही आता है। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। चलो इतना पार्ट मैं रफ कर देता हूँ बेटा। अब आइए देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है क्या है बेटा, कि हमने लिया CuSO4.5H2O, ब्लू क्रिस्टल्स होंगे CuSO4.5H2O के, तो हम इसको एक्सपोज करेंगे बेटा एटमॉस्फेयर में, है ना। तो क्या होगा, हल्का सा हीट किया, ऑन एक्सपोजर, ये कन्वर्ट होगा CuSO4.3H2O में, CuSO4.3H2O में एफ्लोरेसेंस बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये कलर कैसा था बेटा, ब्लू, यहां पर हो जाएगा ब्लूइश वाइट, ठीक है। और हम फर्दर इसको हीट करें तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4 में, ठीक है। CuSO4 को जब आप हीट करते हो एट 750 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कन्वर्ट होता है बेटा CuO प्लस SO3 में। लेकिन अब ये जानते हैं कि SO3 टूट जाता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर मैं कॉपर ऑक्साइड को हीट करूं, कॉपर सल्फेट को हीट करूं ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, टेम्परेचर 800 से ज्यादा कर दिया जाए, तो CuO बनता है, प्लस SO2 गैस रिलीज होती है, प्लस O2 गैस भी रिलीज होती है। ये है हीटिंग CuSO4 की
CuSO4 कैसा होता है बेटा, व्हाइट या कलरलेस बोल सकते हैं इसको। तो CuSO4.5H2 हीट किया तो ऑन एक्सपोजर क्या होगा बेटा, एफ्लोरोसेंस, है ना, ऑन एक्सपोजर एफ्लोरोसेंस। सेल्फी उसके वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, विलोइश व्हाइट, ठीक है। तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे कॉपर ऑक्साइड में हम पहुंच जाएंगे। अगर लेस देन 800 है तो SO3 गैस निकलती है, अगर 800 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो SO2 और SO2, है ना। ये कन्वर्जन है CuSO4.5H2O का CuO में। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इंपॉर्टेंट है ना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है क्या, कि जब हम CuSO4 की रिएक्शन KCN से कराते हैं ना, KCN से, CuSO4 KCN, CuSO4 की रिएक्शन करनी है KCN के साथ, ठीक है। तो पहले ये CuCN होल ट्वाइस येलो पीपीटी देता है, CuSO4 प्लस KCN CuCN2 होल ट्वाइस येलो पीपीटी देता है, ठीक है। लेकिन ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है और ये क्विकली डिकम्पोज होगा, क्विकली डिकम्पोज होगा। तो CuCN है ना, CuCN प्लस साइनोजन गैस रिलीज होती है, CN होल ट्वाइस साइनोजन गैस, ये जानते होंगे अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ इसको, साइनोजन गैस, साइनोजन गैस रिलीज होगी और CuCN, ठीक है बेटा, साइनोजन गैस। अच्छा, अब अगर आप इस CuCN को एक्सेस ऑफ KCN में ले लें, एक्सेस ऑफ KCN में ट्रीट करें, तो ये K3 CuCN, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा, K3CuCN4, है ना, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्या रिएक्शन है, जब हम CuSO4 KCN की रिएक्शन करेंगे तो CuCN2 का येलो पीपीटी आएगा जो क्विकली डिकम्पोज होगा, CuCN देगा +1 और साइनोजन गैस रिलीज होगी, साइनोजन गैस रिलीज होगी। जब एक्सेस ऑफ KCN में इसको ट्रीट करेंगे तो फिर जो CuCN है वो डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, है ना। यहाँ पर CuCN भी प्रेसिपिटेटेड है ना ये। देखो टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा, अगर हीट किया यहां पर तो आपको हमेशा ये प्रोडक्ट बनाना है, CuO प्लस SO3, क्योंकि SO3 हमने पढ़ा था ना अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और गामा फॉर्म ट्राइमेरिक फॉर्म होता है H3O9, तो पॉलीमेरिक फॉर्म है और ट्राइमेरिक फॉर्म है तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए हाई टेम्परेचर पर टूटता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर टूटता है। ओके, इसको जल्दी से नोट करो बेटा, तो अपन एक रिएक्शन करके कंप्लीट करें इसको। ये CuCN तो व्हाइट होता है बेटा, इसका कलर पूछ रहे ना आप, ये व्हाइट है, व्हाइट। नोट कर लिया, रफ कर दूं।
चलो तो ऊपर वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूँ, एटलीस्ट एक पार्ट ये वाला। अब आप लास्ट इसकी प्रॉपर्टी लिख लेना, फिफ्थ, रिएक्शन विथ के आई, रिएक्शन विथ के आई, है ना। क्या है कि CuSO4 एक्वस के आई एक्वस के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा। देखिए ये तो I2 में इसको रिलीज कर देगा, I2 में, प्लस CuI बनना चाहिए लेकिन वो डाइमराइज होके Cu2I2 बनाता है ना, प्लस K2SO4 एक्वस, Cu2I2 का प्रेसिपिटेट मिलेगा। CuSO4 एक्वस लिया, Ki एक्वस के साथ रिएक्शन कराई, तो I2 प्लस Cu2I2 प्लस K2SO4 बनेगा। अच्छा अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो I2 होता है, I2 रिलीज हुआ, इसको हम थायोसल्फेट एक्वस के साथ लेते हैं, Na2H2O3 एक्वस के साथ, तो ये इसको Na2S4O6 में कन्वर्ट कर देता है और खुद NaI में आ जाता है, मतलब ये 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है ना। तो Cu2I2 याद रखेंगे बेटा, और Na2S4O6 में जाएगा ऑक्सीडेशन करके, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। कैसा प्रेसिपिटेट मिलता है बेटा, व्हाइट पीपीटी मिलता है ना, ये व्हाइट पीपीटी। ये क्वेश्चन भी जेई में पूछी जा चुकी है, ये वाली डायरेक्ट के के साथ रिएक्शन में ना, ये कंपाउंड पूछा गया था कि व्हाइट पीपीटी किसका आएगा, Cu2I2, Cu2I2। इसको आप ना और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, CuI, डाइमराइज फॉर्म में लिखा है हमने व्हाइट, CuI। हाँ बेटा, साइनोजन गैस टॉक्सिस है, टॉक्सिक है, पॉइजनस गैस है, बिल्कुल आर्यन, साइनोजन गैस टॉक्सिक है, पॉइजनस गैस। ओके, तो यहां तक अपन इस क्लास है ना यहीं पर एंड कर रहे हैं, CuSO4 तक कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा कंपाउंड रह गए हैं वो एक तो है आपका सिल्वर की रिएक्शन है और दूसरी जिंक की रिएक्शन है। ये दोनों करने के बाद, है ना, हम F ब्लॉक करेंगे। तो अभी 2 क्लासेस और है बेटा अपनी, इन 2 क्लासेस में अपन इतना कंप्लीट कर लेंगे। F ब्लॉक बहुत छोटा सा पार्ट है, मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट पे से क्वेश्चन अभी तक आया है, सीरियम वाला, CRQ में वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं, दोनों नहीं देंगे बेटा, ये दोनों ही सेम चीज है, लिखने का तरीका है, CuI या Cu2I2, है ना। अगर मल्टीपल चॉइस में दे दिया तो आपको दोनों टिक करने पड़ेंगे, लेकिन सिंगल चॉइस में गलती नहीं करेगा कि दोनों एक साथ दें, ठीक है। इतना तो जानते हैं एग्जामिनर, ये दोनों क्या है बेटा, सेम ही चीज है। ओके, तो आप नेक्स्ट हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा, कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर, है ना। नहीं, CuCl नहीं करेंगे, CuCl की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, कर लेंगे बेटा, ठीक है। CuCl भी कर लेते हैं, दिया हुआ है, हो सकता है उसमें जे सिलेबस में है, मैं अभी अभी देखा सिलेबस में है, तो इसको भी कर लेंगे। CuCl2 कंप्लीट करके फिर अपन सिल्वर पे आएंगे। ओके, 110 से ही आपकी नेक्स्ट क्लास थी ना बेटा। ओके, हाँ टाइम तो हो गया।